नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या भारत रूस और चीन के साथ मिलकर, ब्राज़ील के साथ मिलकर, साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर दुनिया से डॉलर की सल्तनत खत्म कर पाएगा? क्या डॉलर के कमज़ोर होने से, डॉलर की सल्तनत के कमज़ोर होने से भारत को कोई लाभ होगा या फिर कोई हानि होगी? ये जो ब्रिक्स देश हैं, ये जो करेंसी लेकर आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं क्या? अभी इस पे बातचीत चल रही है, बहुत शुरुआती दौर में, ये अभी परिकल्पना के दौर में है। इस करेंसी के आने से भारत का भला होगा या नुकसान होगा? आज हम इस पूरे के पूरे विश्लेषण पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो बड़ा सपना है अर्थव्यवस्था का, ये सपना कितनी दूर की कौड़ी है और इस सपने को देखने से हम कितने फ़ायदे में रहेंगे, कितना हमको नुकसान होगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। चूँकि विषय अर्थव्यवस्था का है और अर्थव्यवस्था का विषय है, मतलब थोड़ा सा बोझिल हो सकता है, लेकिन ये चैनल मेरा है, तो इस पे अगर कोई विषय बोझिल हो जाए तो फिर हमारा कहाँ रोल रहा। तो हम इस कठिन विषय को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी विषय इतना नीरस है, हो सकता है आपको बोरियत होने लगे, तो धैर्य बनाए रखिएगा। और वीडियो को, मेरे वीडियोस में आप ये तय नहीं कर सकते कि स्किप करके आगे काम की बात आएगी या पीछे काम की बात आएगी। इसको तो प्रेम से और समय निकाल कर ही देखना पड़ता है। मैंने छोटे वीडियो बनाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कहा छोटे बनाइए, दूसरे दिन से प्रतिक्रिया आने लगी, साहब वीडियो बहुत छोटा है, इसको बड़ा करिए। तो आखिर में जो है वो मुझे लगा कि जो जी में आए अच्छे से समझा के बताना है, टाइम खोटी नहीं करने का। तो अब भी खोटी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल हमारे प्रीमियर के दौरान चैट में एक सुझाव आया कि आप जो है वो ब्रिक्स की करेंसी के ऊपर वीडियो बनाइए साहब। तो मैंने कहा ठीक है, बनाते हैं। हालांकि मैंने इस पर सोचा था, कुछ काम कर भी रहा था। तो आज हम समझते हैं कि ये है क्या। कहानी ये है कि ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का एक समूह है, जिसमें ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, इंडिया है और रशिया है, रूस है। ये 5 देश मिलके संयुक्त रूप से एक अपनी मुद्रा लाना चाहते हैं कि भैया हम आपस में व्यापार करेंगे तो ना हम तीसरी देश का डॉलर क्यों दें और डॉलर क्यों लें, सीधे पकड़ो और पैसे लाओ। तो उसमें हुआ ये कि भैया ठीक है, लेकिन पहले तो ये हो रहा था कि हम अपनी मुद्रा में ही करें, रुपए में हो जाए, रूबल में हो जाए, युआन में हो जाए। लेकिन इसको लेकर भी कई सारी चीज़ें, तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, झंझट छोड़ो, हम अपनी एक 5 की मिला के एक मुद्रा बना लेते हैं। कैसी? जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने यूरो बनाई है। यूरोपियन यूनियन में, पूरे यूरोपियन यूनियन में यूरो चलता है, इसी तरह से ये मुद्रा इन 5 देशों में भी चलेगी। बहुत खूबसूरत विचार है। और इस विचार के साथ साथ इन देशों ने कहा कि इसको कैसे छापेंगे, कौन छापेगा, कौन रेगुलेट करेगा। तो बोले इसको क्रिप्टो करेंसी टाइप का बना देते हैं। टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना देंगे, बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगी। ठीक है साहब, बना लो। अब इसको बनाने पे काम चल रहा है और ये जो मुद्रा है, इसको बनाने वाले इन देशों के इस मुद्रा बनाने को लेकर बहुत सारी संभावनाएं ये देखी जा रही हैं कि भाई ये जो मुद्रा बनाएंगे इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। अलग अलग तरह के विद्वान अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन देशों की अपनी आर्थिक हैसियत क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। इन देशों के पास में दुनिया की 40% आबादी है, क्योंकि अच्छी खासी आबादी वाला देश भारत भी है तो चीन भी है। और उनका जो दुनिया की जो एक पूरी जीडीपी है, पूरे विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था का उत्पादन है, मतलब जितनी कमाई है पूरी दुनिया की, उस कमाई में से 23% कमाई इन देशों की होती है। ठीक है, तो यानी 23% जीडीपी इन देशों की है पूरी दुनिया के, और 16% विश्व का व्यापार इन्हीं देशों के साथ में होता है। यानी 16% व्यापार वाले देश
अब चाह रहे हैं कि वो आपस में जो व्यापार करें वो एक अलग करेंसी से करें और जिसको वो सारे मान्यता देते हों, यानी हमको डॉलर के भरोसे रहने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिनको समझना पड़ेगा एक एक करके। जैसे पहले क्रिप्टो करेंसी अगर ये ला रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियां क्या हैं। क्रिप्टो करेंसी एक कंप्यूटर आधारित करेंसी है और एक ऐसी करेंसी है जो अंदर सॉफ्टवेयर है, जो वो हार्डवेयर नहीं है। अब इस करेंसी में अगर आप व्यापार करते हैं तो इस बात की बहुत गुंजाइश है, क्या पता कोई हैकिंग हो जाए, क्या पता कुछ हो जाए। अभी तक तो सुरक्षित है लेकिन आगे भी सुरक्षित रहेगी, एआई का ज़माना आ रहा है तो कोई नहीं जानता है। तो पहली चुनौती इसको सुरक्षित रखने की है। दूसरी चुनौती ये है कि इन देशों की एक्सचेंज रेट क्या होगी। भाई उस करेंसी का दाम किसके बराबर होगा, रूस के बराबर होगा, चीन के बराबर होगा, भारत के बराबर होगा या डॉलर के बराबर होगा, पहले ये तय करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो इसको लेकर चल रहा है। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको लेकर कुछ चुनौतियां हैं और कुछ रेगुलेशन के इशू हैं, कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हैं और ब्लॉकचेन नेटवर्क। ये तो हो गया तकनीकी आस्पेक्ट कि भैया हमने एक अपना रुपया छाप लिया, अब इस रुपए से हम आपस में लेन देन करेंगे। लेकिन बड़ा मसला ये है कि दुनिया का 14% के करीब, अब इसके आर्थिक पहलू पे जाते हैं। भाई आप 5 लोगों ने अपने मोहल्ले में मिलकर तय कर लिया भैया हम एक दूसरे को, हमको नोटों की ज़रूरत ही नहीं है जी, हमको एक दूसरे से जो सामान चाहिए हमें ये हमारी पर्ची है, इसी के बेसिस पे होगा, हम पीपल का पत्ता देंगे, पीपल का पत्ता लेंगे, बात ख़त्म। करती रहे दुनिया को जो करना है, ठीक है साहब। अब आपके 5 घरों के अंदर क्या क्या सामान है। भाई सामने वाले की बगिया में आम लगे हुए हैं, मेरे बैकयार्ड में मैंने गेहूँ उगाए हुए हैं मान लीजिए, किसी तीसरे आदमी ने दूध का इंतज़ाम किया हुआ है, अपने भैंसे वैसे बांधी हुई हैं। ऐसे हमने 5 लोगों ने कुछ इंतज़ाम कर लिया। लेकिन ये जो 16% कुल इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा, ये 5 देश हैं। 16% ऐसे 5 देशों के हिसाब से तो बड़ा हिस्सा है, लेकिन वैसे सिर्फ 16% है। तो बचा कितना 100% में से? 84%। तो जो 84% ट्रेड आप दुनिया के साथ में करोगे, भाई सारा लेन देन हम लोग चीन के साथ थोड़ी करेंगे, सारा लेन देन हम लोग आपस में ब्राज़ील के साथ थोड़ी करेंगे, हम रूस के साथ थोड़ी करेंगे। देखिए रूस ने, वो दौर सोवियत संघ का दौर था जिसमें रूस ने सब कुछ अपने घर में बनाया और वो एक ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री था जिसको बाहर के देशों पे किसी चीज़ के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उसी तरह से अगर आप चीन को देखें तो चीन के मिल जाने के बाद रूस और 100% सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। चीन रूस के साथ मिल जाता है तो ये दोनों सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब इनको दुनिया की ज़रूरत नहीं रहती। अगर मौका मिले तो दुनिया के बगैर शायद काम चला दें, ऐसा इनको लगता है। एक और पहलू भी है और वो पहलू ये है कि रूस और चीन, इन दोनों के पास दुनिया में कई ठिकाने हैं जहां से इनको बाकी की 86% की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भरपूर डॉलर मिल सकते हैं, क्योंकि चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री चला रहा है, दबादब छाप छाप के वो अपने प्रोडक्ट अमेरिका को भेजता है। अगर आप भारत के आंकड़े देखें तो भारत जो है वो चीन से केवल 16% ही अपना आयात करता है, अमेरिका से 7.3%। देखिए भारत जो है अमेरिका को करीब 18% अपनी सामग्री एक्सपोर्ट करता है, चीन को 5.9%, ब्राज़ील को 1.6%, रूस को 0.85% और साउथ कोरिया को 1.5%। यानी इन सबको अगर आप मिला लें, चार्ट लगा हुआ है, तो अकेला अमेरिका को एक्सपोर्ट इतना है। लेकिन भारत की स्थिति इनसे है अलग। अलग कैसे है? भारत के यहाँ पे अब वो पुराना भारत नहीं रहा जब छोटी छोटी चीज़ें भी लोकली हम लोग बनाया करते थे। ग्लोबलाइजेशन की चपेट में आए, हमने WTO वाले पैक्ट पे साइन किया और जैसे दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है वैसे भारत एक दूसरे पर निर्भर है। और हम सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर से आते हैं हमारे पास। मान लीजिए कि दुनिया बदल जाएगी, आप रूस से इंपोर्ट करने लगोगे, ब्रिक्स वाली करेंसी में आपके डॉलर बच जाएंगे।
लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी बाहर से आती हैं, उसको चाहिए होंगे आपको डॉलर। आज अगर आप चीन को कोई सामान भेजते हो, आप ब्राज़ील को कोई सामान भेजते हो, या आप साउथ अफ्रीका को कोई सामान भेजते हो, या रूस को भी कोई सामान भेजते हो, तो उसके बदले में आपको डॉलर मिलता है। वो डॉलर आपको बाकी चीज़ों में मदद करता है, बाकी चीज़ें खरीदने में मदद करता है। इसके अलावा आपको जो डॉलर मिलता है वो हम अपनी जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम अपनी सेवाएं एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका वगैरह को, दूसरी जगह को, तो वहाँ से हमको डॉलर मिलता है। लेकिन हमारा जो डॉलर का खर्चा होता है वो हर चीज़ पे होता है। हम तेल भी इंपोर्ट करते हैं, हम खाने का तेल भी इंपोर्ट करते हैं। भारत में 50% से ज़्यादा तेल जो हम खा रहे हैं वो पाम ऑयल है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। हम दालें इंपोर्ट करते हैं, आपने सुना होगा मोजाम्बिक से दालें आती हैं, अडानी साहब वहाँ खेती वेती करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी इस बारे में। तो दालें भी हमारी बाहर से आती हैं। पेट्रोलियम वाला भी तेल हमारा बाहर से आता है। यहाँ तक कि हम लोग सोने के शौकीन हैं, मोटी मोटी चेन लगाना, ये करना वो करना, ये सब भी बाहर से आता है। बप्पी लरी बन के जितने लोग घूमते हैं, एक आदमी ने तो सोने की कमीज बनवाई हुई थी महाराष्ट्र में, एक अंगूठी, उंगलियां सब यहाँ पहन के रहते हैं, वो आपने बहुत सारे देखे होंगे। दक्षिण भारत में हमारे सोने का बहुत चलन है, बेटियों की शादी के लिए लोग सोना इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पास विदेशों से आती हैं। छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स विदेशों से आते हैं। आपके यहाँ पे जो गाड़ियाँ बनती हैं, सरकार कोशिश कर रही है मेक इन इंडिया, जो वो भी विदेशों से आती हैं। जो हमारे यहाँ पे हर चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक बनती है उसमें जो चिप लगती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट लगते हैं, वो भी विदेशों से आते हैं। अब यहाँ पे वेदांता प्लांट लगाने की बात कर रहा है और उसको बड़ी हाइप दी जा रही है कि अब तो जो है वो चाइना को रिप्लेस कर देंगे, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि उनका प्लांट अभी तक टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, उनका प्लांट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जितनी रकम उन्होंने बताई थी, सरकार का कहना है कि इनके प्रोजेक्ट में लागत इसकी आधे आने वाली है और 50% पैसा सरकार को देना है, तो एक तो वहाँ मामला अटक गया। दूसरा, अनिल अग्रवाल जी की कंपनी में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैंने आपको पहले वीडियो बना के बताया था। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाला हिंदुस्तान में प्लांट लगने वाला था, वो प्लांट अभी कई चीज़ों में अटका पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसा अडानी जी करते हैं, किसी भी धंधे में कूद पड़ते हैं, इन लोगों ने भी ये किया कि ये जो दोनों कंपनियां थीं वो क्या करती है, वो आईफोन वगैरह का असेंबलिंग करती है। ढक्कन लगाया, उसका आगे वाला टच लगाया, उसकी बैटरी लगाई, ये लगाई और करा के दे दिया। दूसरी पार्टनर जो कंपनियाँ, एक पार्टनर कंपनी है जो अनिल अग्रवाल वाली, ये खनन वनन के क्षेत्र में है। अब ये दोनों मिलके ला रहे हैं। अब इनको एक्सपर्टीज़ ही नहीं मिल रही है जो माइक्रो प्रोसेसर बना दे, उसको लेके परेशान है अभी। हालांकि जब मीडिया में खबर छपी, कुछ लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा हाँ हमने पार्टनर ढूंढ लिया, ये जवाब उनका आया। बहरहाल, तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के मामले में भी विदेशों पर निर्भर हैं। तो कुल मिला के हमारे को, जब हम इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो हमको चाहिए डॉलर। और डॉलर हमको मिलेगा कहाँ से? अगर हम जो 5 हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, मान लीजिए चीन है, मैं भी चार्ट लगा दे रहा हूँ किसको कम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो चीन है हमारा, ब्राज़ील है, रूस है, इन सब लोगों को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये तो हमारा एक्सपोर्ट अगर होने लगेगा वो जो वाली मुद्रा में, जो भी मुद्रा का नाम रखेंगे ब्रिक्स वाली का, अब वो मुद्रा बाकी देशों में तो चलेगी नहीं। और ये तो हम सोच रहे हैं ना, ये चीज़ ब्राज़ील भी सोच रहा होगा, साउथ अफ्रीका भी सोच रहा होगा। अब इसके नेक्स्ट फेज पे जाते हैं। ये होगी एक सीधे सीधे दिक्कत कि ये मुद्रा आपने बना ली और ट्रेड, लेकिन अगर डॉलर गिरता है, अगर मान लीजिए डॉलर का दाम कम हो गया, आप 16% के करीब ट्रेड इससे होने लग गया और डॉलर का दाम हो गया कम। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कितने भी जो डॉलर की डोमिनेंस को ख़त्म करने वाली करेंसी आ रही हैं, आ जाएं, 3-4% से ज़्यादा और प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जितना अभी ऑलरेडी यूरो है उससे 3-4% और ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपने डॉलर की डोमिनेंस को ख़त्म करने की आप बात कर रहे हो और डॉलर का दाम गिर गया, आपका 80-82 रुपये से है 50 रुपये हो गया, 60 रुपये हो गया, अब से कल्पना शुरू हो जाती है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन शुरू हो जाती है। इस काल्पनिक स्थिति में आप कल्पना करें कि आपके देश में जो डॉलर आता है वो किससे आता है?
दुनिया भर के जो यहाँ सर्विसेज हैं, हमारे यहाँ पे बैठ के बच्चे जो है वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, यानी हम उनको अपनी बीपीओ सर्विसेज दे रहे हैं। वो सारी सर्विसेज हमको सिर्फ इसलिए मिल रही हैं क्योंकि डॉलर महंगा है और उनको सस्ते में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं भारत में, और वो कंपनी हमको काम दे रही हैं। अगर हम डॉलर के मुकाबले सस्ते नहीं रहेंगे तो उनके पास में दूसरे देशों के विकल्प होंगे जहां से वो बीपीओ सर्विस ले सकें। दुनिया में अंग्रेज़ों ने कई जगह राज किया है, तो अंग्रेजी बोलने वाले बहुत सारे देश भी उनको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो डॉलर है उसके ज़रिए अगर आपने जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने आपके जो टैकीज़ हैं हिंदुस्तान की, जो मैन पावर है जो जा रही है वहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट में काम कर रही है, गूगल में काम कर रही है, फेसबुक में काम कर रही है, जो भारत के इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो हमारी मैन पावर है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनकी जो अमेरिका में दबादब डिमांड है वो इसीलिए है क्योंकि ये उनको सस्ते पड़ते हैं। अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का पैरिटी आने लग गई तो उनकी संभावनाएं, जितना जितना डॉलर सस्ता होता जाएगा उतनी संभावनाएं वहाँ उनकी खत्म होती जाएंगी। तो क्या होगा, उनमें से कई को वापस आना पड़ेगा। तीसरी चीज़, भारत में सस्ताई हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आप बाहर से इंपोर्ट करोगे वो चीज़ सस्ती पड़ेगी, सस्ताई हो जाएगी। सस्ताई होने का मतलब होता है, किसी जगह में चीज़ें सस्ती होने का मतलब होता है चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे तो मुनाफे भी कम होंगे। यह आपने पढ़ा होगा कि जो मुद्रास्फीति होती है, यानी जो महंगाई होती है, वो ज़रूरी होती है आर्थिक ग्रोथ के लिए। अब ये मत कहिएगा वाह सब सरकार के टाइम में महंगाई बढ़ गई तो बहुत अच्छा होता, नहीं, वो एक हद तक, उससे ज़्यादा हो तो वो मारक हो जाती है, उससे कम हो तो भी मारक हो जाती है। बीच में एक बार जापान की ये स्थिति आई थी कि वहाँ पे मुद्रास्फीति की दर जो है वो शून्य के आसपास पहुँच गई थी, चीज़ें महंगी होती नहीं थी, तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी उस समाज की। दूसरा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ने लग गई तो वहाँ की सरकार को ब्याज बढ़ा के किसी तरह से उसको काबू करने की कोशिश करनी पड़ रही है। ब्याज बढ़ा के कैसे महंगाई काबू होती है, इस पर मैंने वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, इसको मैं समझाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा। तो क्या होगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी। पहले आपको लगेगा सस्ता हो गया क्योंकि वहाँ से डॉलर में सस्ता आ रहा है, लेकिन जब मुद्रा महंगी हो जाएगी तो चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, और महंगी इसलिए भी हो जाएंगी, सस्ती होने के कारण उनकी पहले डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से भी चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। जो चीज़ सस्ती होती है उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास या तो पैसे ज़्यादा हों या चीज़ें सस्ती हों, दोनों ही स्थिति में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक तो ये गड़बड़ा जाएगा, दूसरा आपके पास में विदेशी मुद्रा भंडार जो पड़ा हुआ है आरबीआई के पास में, उसका सीन क्या होगा। भारत के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के पास में दुनिया भर का डॉलर पड़ा हुआ है, वो डॉलर में रिजर्व्स रखते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, वो रिज़र्व गिर जाएगा। शेयर मार्केट, मतलब कुल मिला के एक इम्पैक्ट आते ही डॉलर पे चारों तरफ से चीज़ें लड़खड़ानी शुरू हो जाएंगी। इसको देखिए, इस कल्पना को मैं और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता हूँ। मैं ये भी ले जा सकता हूँ कि लोग बेरोजगार होंगे तो क्राइम बढ़ेगा। बहुत सारे इसके एस्पेक्ट हैं और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि इनकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। तो भलाई किस में है? भलाई इसमें है कि भैया जैसा चल रहा है चलने दो। और ये जो ब्रिक्स वाले पांचों बैठ के नई अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने की बात कर रहे हैं, इसी में है, और ये इसका लिमिटेड ही रहेगा इसका असर। और दूसरा, इसका आप एक बात बताइए, जियोपॉलिटिकल इफेक्ट क्या होंगे? आप अमेरिका के डॉलर को जैसे ही चुनौती देंगे, आप जानते हैं दुनिया का सबसे देश है वो, उससे ज़्यादा कोई नहीं, वो क्या करेगा? कभी सैंक्शन लगाएगा, कभी कुछ करेगा, झूठे इल्ज़ाम लगाएगा, किससे भिड़वाएगा, झगड़ा करवाएगा, शांति पैदा करेगा, वो अलग कहानी है, अनंत है। तो कुल मिला के ये जो ब्रिक्स की करेंसी आ रही है, ये देखने में तो हमको लगता है वाह कितना स्वाभिमान राष्ट्रभक्ति बात हुई, हम जो है अब निर्भर नहीं रहेंगे अमेरिका पे। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है, मामला उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी हो सकता नहीं, इसके उल्टे होने की संभावना ज़्यादा है। तो अभी देखिए तेल की धार देखिए, मुझे लगता नहीं है कि ये करेंसी आएगी, क्योंकि हम लोग जिस हद तक देख रहे हैं
उस पे जाके, क्योंकि यूरोपियन देशों का यूरो आने की बात अलग है भैया, वो आपस में उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ सबके ट्रेड बाहर बाहर हैं। चीन भी खूब अमेरिका से ट्रेड करता है, हम भी अमेरिका से ट्रेड करते हैं, है ना, ब्राज़ील, तो साउथ अफ्रीका। तो इसलिए ये इतनी आसान दुनिया नहीं है, इसमें बहुत सारे पेच हैं। बहरहाल एक आइडिया है, यूनिक आइडिया है, तो उस पर चकल्लस की जा सकती है, आप भी कर सकते हैं। और अगर आपको भी कुछ कल्पना लग रही हो कि क्या बदलाव आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि रोचक विषय है। वीडियो को शेयर करें, लोगों को बोलें भैया सब्सक्राइब कर लो, 1 मिलियन करवा दो, काफ़ी दिन हो गए हैं। नमस्कार, जय हिंद।